नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर मानवीन शुक्ला और आज मैं अपनी सेकेंड वीडियो लेकर के आया हूँ पैथोफिजियोलॉजी की। तो हाँ दोस्तों, हो जाइए तैयार। पैथोफिजियोलॉजी का जो सेकेंड टॉपिक है उसका नाम है होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस का मतलब होता है समस्थिति, और आज हम उसी के बारे में समझेंगे। और अगर आप इस वीडियो में रहे अंत तक तो ये कॉन्सेप्ट आपको आज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। बोलते हैं श्री राम का नाम, जय श्री राम। ये देखिए, ये दिख रहे हैं आपको हैंडसम से बंदे, इनका नाम है क्लाउडे बर्नार्ड, जिन्होंने सबसे पहले होम्योस्टेसिस की स्थिति के बारे में बतलाया था। तो होमोस्टेसिस का मतलब जो कि आप समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब होता है सम स्थिति। क्या होता है? सम स्थिति। और ये दो शब्दों से मिलके बना है, जिसमें एक का होता है होमो ओस और दूसरा होता है स्टेमी या स्टेटिस। होमो मतलब समान और स्थिर खड़ा रहना। समान और स्थिर खड़ा रहना। होमोस्टेसिस क्या है? शरीर के आंतरिक वातावरण को विनियमित करने में इसकी क्या भूमिका है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। भैया, बात है कौन सी सेंचुरी की? 19 सेंचुरी की। हमारे हैंडसम से क्लाउडे बर्नार्ड ने बताया कि हमको अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की बहुत ही जरूरत है। अगर हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं हुआ तो हम बार बार बीमार होंगे, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट तो स्थिर नहीं होगा। इसलिए हमें अंदर के एनवायरनमेंट को स्थिर करना पड़ेगा। इसकी हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है। उन्होंने बर्नार्ड के कॉन्सेप्ट को अपन ने क्या किया, बहुत अच्छे से समझा और उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और उसको क्या किया, एक्सप्लोर किया, डेवलप किया एंड पॉपुलराइज्ड किया हमारे वाल्टर कैनन, जो कि हम आपको आगे स्लाइड में उनका डायग्राम भी दिखाएंगे, उनकी फोटो भी दिखाएंगे। और नाम दे दिया होमोस्टेटिस। पहले तो बोला था कि भैया हमें इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करना है, उसके लिए कोई शब्द नहीं था। और आज हमको इसके लिए एक शब्द मिल गया, जिसको बोलते हैं होमोस्टेटिस। ये शब्द किसने दिया था? आपके कंपटीशन एग्जाम में, आपके अदर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, होम स्टेटस शब्द किसने दिया था? तो आप बोल सकते हो वाल्टर कैनन ने। कौन से सन में दिया था? 1929 में दिया था। यानी आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। उन्होंने डिस्क्राइब किया, क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं वो? बोलते हैं डिस्क्राइब हाउ की फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स आर मेंटेन विथ प्री डिफाइंड रेंज बाय फीडबैक मैकेनिज्म इन 1921। कैसे फिजियोलॉजिकल वेरिएबल मेंटेन होते हैं फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। यानी हम आपको अभी फीडबैक मैकेनिज्म आगे बताएंगे, क्योंकि फीडबैक मतलब अगर हमारी बॉडी में कोई चीज बढ़ गई है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक उसको कम कर देगी। अगर हमारी बॉडी में कोई चीज कम हो गई है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक उसको बढ़ा देगी। जीवों के जीवित रहने के लिए होमियोस्टेटिस बहुत जरूरी है। और होमियोस्टेटिस शब्द की उत्पत्ति किसने की, क्वाइंड किसने किया ये शब्द? वाल्टर कैनन ने। इसलिए उनको बोलो जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसे अक्सर बाहरी वातावरण में होने वाले बदलाव के प्रति प्रतिरोध के रूप में देखा जाता है। मतलब बाहरी वातावरण में कुछ बदलाव हो रहा है, उससे हमारी बॉडी इफेक्टेड ना हो, तो एक प्रतिरोध प्रतिरोध के रूप में उसको क्या करते हैं, हम देखते हैं। ठीक है ना? दूसरे शब्दों में बोले तो होमियोस्टेटिस एक ऐसी प्रणाली है, हिंदी में बोल रहे हैं ताकि आप समझ सको, एक ऐसा सिस्टम है जो बाह्य वातावरण में मौजूद परिवर्तनों के बावजूद आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखता है। जैसे हमारे बाहर, जैसे मान लो आप ही रह रहे हो, तो आपने देखा होगा कि आप ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो जहां पे लोग साली दारू पी रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, चरित्र खराब कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आप अपने चरित्र को, आप अपने करेक्टर्स को, आप अपनी क्षमता को स्ट्रांग बनाएं।
आप स्ट्रोंग बना रहे हो और आप क्या हो, स्थिर हो, तो आप किस कंडीशन में हो, आप होम्योस्टेटिस की कंडीशन में हो। यानी आप समझ लेना कि जैसे कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है, यानी बाहर कीचड़ होने के बावजूद भी कमल अपनी खुशबू नहीं छोड़ता, कहते हैं ना, उसी प्रकार से होमोस्टेसिस वह कंडीशन है कि बाहर का वातावरण कैसा भी हो, हमारे अंदर का वातावरण डिस्टर्ब ना हो, वो स्टेबल रहे, उसके लिए हमें होमोस्टेसिस समझना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि सर होमोस्टेसिस क्या होता है। होमोस्टेसिस क्या है, एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपन क्या करते हैं, समझते हैं। क्या समझते हैं कि हमारा बाहरी वातावरण कैसा है और आंतरिक वातावरण कैसा है। बाहरी वातावरण के कारण हमारे अंदर का वातावरण तो नहीं खराब हुआ, और इसको समझा हमने इनकी हेल्प से। ये हैं हमारे महाराज वाल्टर कैनोन, बहुत हैंडसम बंदे थे। अब इनकी आपने जवानी की फोटो देखी नहीं है, तो बुढ़ापे की है, बहुत हैंडसम बंदे हैं। इन्होंने कब डिस्कवरी की इसकी, 1926 में, यानी 1926 में। ये फिजियोलॉजिस्ट थे। ये कौन थे, फिजियोलॉजिस्ट। इन्होंने बताया दिस इज आल्सो नोन एज डायनामिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और बैलेंस। इसको डायनामिक स्टेट भी बोला। होमियोस्टेसिस वह एबिलिटी है जो क्या करती है, बाहर का एनवायरमेंट चेंज होता रहे तो होता रहे, लेकिन अंदर का एनवायरमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, यानी सम स्थिति हमारी बॉडी में मेंटेन रहना चाहिए। तो ये किसके लिए जरूरी है, हमारे टेम्परेचर के लिए, हमारे ब्लड के लिए, पीएच, ग्लूकोज, ये सारे हमारे क्या है, शरीर के तापमान, उसका ब्लड, पीएच, ग्लूकोज के स्तर से लेकर के द्रव संतुलन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयन तक कई चरों को नियंत्रित करके होमोस्टेसिस बनाए रखता है हमारा शरीर। यानी इन सबको कंट्रोल में रखता, कोई चीज बढ़ी तो उसको घटा दिया, और कोई चीज घटी तो उसको बढ़ा दिया, और हमारे फंक्शन, हमारे बॉडी के फंक्शन सुचारू रूप से काम करने लगते हैं। कैसे, स्मूथली काम करने लगते हैं। अगर ये स्मूथली काम नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी हमको ये समझना है होम्योस्टेसिस होता क्या है, और होम्योस्टेसिस के क्या फायदे हैं, होम्योस्टेसिस करता क्या है, कैसे काम करता है भैया। इतना इंपॉर्टेंट काम करता है, सोडियम की लेवल बढ़ गया तो उसको नॉर्मल कर देगा, ब्लड, पीएच सबको में, टेम्परेचर बढ़ गया तो उसको मेंटेन कर देगा, ये सारी चीजें मेंटेन करता है। बाहर टेम्परेचर बढ़ता रहे तो बढ़ता रहे, ठटरी बढ़ाए, लेकिन हम अंदर टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। कोई बाहर से आया, उसने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। यानी ये सारी चीजों को हमें समझना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। क्या देखते हैं, सोचो जरा। भैया सीधा सिस्टम है कि हमारा होम्योस्टेसिस फीडबैक सिस्टम से चलता है। किससे चलता है, यानी अगर उसको फीडबैक नहीं मिला, कोई चीज बढ़ी है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पता नहीं चला, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो हमारे घर में आग लग गई और हमने फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाया या उसको बताया ही नहीं, तो वो कैसे आएगा आग बुझाने। सीधा सिद्धांत है ना कि अगर हम मेन बंदे को बात नहीं बताएंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पाएगा। तो ये फीडबैक सिस्टम कैसे चलता है, फीडबैक मैकेनिज्म इज अ फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी सिस्टम। कैसा सिस्टम है, फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन वाला सिस्टम है, दैट आइडर रिटर्न्स द बॉडी नॉर्मल इंटरनल स्टेट, यानी जिसके कारण ही हमें समस्थिति आती है, हमें होम्योस्टेसिस आता है। हमें क्या आता है भैया, हमें होम्योस्टेसिस आता है, किसके कारण,
फीडबैक सिस्टम के कारण। होमोस्टैटिस शब्द किसने दिया? 1926 में हमारे कॉर्नर साहब ने दी। Less commonly brings an internal system further away from the homeostasis। क्या बोलते हैं भाई, आया समझ में? These act via nerve pathway। अब भाई साहब, अब फीडबैक सिस्टम अगर इतना अच्छी बात है तो करता कैसे है? पहले तो समझो होम्योस्टेटिस की स्थिति हमारी बॉडी में कब आती है, यानी स्थिरता कब रहती है? बोला भैया फीडबैक सिस्टम के कारण। अब भाई फीडबैक सिस्टम कैसे काम करता है, यानी लिंक बनी हुई है। जैसे हमको मान लीजिए कोई भी टेंडर पास करवाना है तो पहले हम किसके पास जाएंगे? एक मतलब एक नेता के पास जाएंगे, फिर वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी जैसा कर रहा है तो वो एक सिस्टम चलेगा ना। जैसे हमको डीएम से बात करना है तो पहले हम उसके किससे बात करेंगे? पीए से बात करेंगे। तो वही चीज है कि किसके थ्रू हमारा मैसेज पहुंचा। तो इसके लिए हमारे पास में क्या है? नर्व पाथवे है, यानी नर्व्स आपने सुनी होगी, ठीक है ना? तो नर्व न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू, यानी छोटे छोटे केमिकल्स के थ्रू हमारी बॉडी में करोड़ों नर्व्स पाई जाती हैं, आपको पता ही है। तो ये नर्व्स के थ्रू, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि आप पढ़ चुके हो, अब इसमें हम बताने की जरूरत तो है नहीं। इसके थ्रू क्या होता है, या फिर केमिकल्स के थ्रू ये सारी चीजें क्या करती हैं? स्टिमुलेटरी या इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। ये सारी चीजें ब्रेन के पास पहुंचती हैं और ब्रेन फिर सिग्नल देता है और उसको सही करता है। इस तरह से निगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक दोनों आपस में मिल करके होमोस्टेसिस कर देते हैं। अगर कोई चीज बढ़ी तो उसको घटा दिया, कोई चीज घटी तो उसको बढ़ा दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। हो जा भाई स्टार्ट। कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो मुझे आपको पता ही है कि ये 3 प्रकार के कंपोनेंट करेगा। एक क्या होता है? सबसे पहले होता है रिसेप्टर। आप कहेंगे सर रिसेप्टर क्या होते हैं? तो हमारी सेल, हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है? आपको पता है हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है, और सेल की सरफेस में प्रोटीन के बने हुए कुछ केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं ऐसे। इनको क्या बोलते हैं? इनको रिसेप्टर बोलते हैं। एक टॉपिक और, अगर 1 मिनट का आप समय दे तो मैं समझा दूं। अगर कोई भी बॉडी के अंदर कोई ड्रग मॉलिक्यूल्स, अपन जो कि फार्मेसी में पढ़ने ही वाले हैं, इंटर करता है तो वो क्या ढूंढता है? वो अपनी बॉडी में टारगेट ढूंढता है। हमारी बॉडी में 4 टारगेट होते हैं, लिख लीजिए। रिसेप्टर, मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किया लेकिन आपको याद रखना है। रिसेप्टर, आयन चैनल, काइनेज सिस्टम या एंजाइम, और इसके बाद ट्रांसलेटर। 4 में से कहीं ना कहीं ड्रग हमारी बॉडी में बाइंड होगी। यानी ड्रग के टारगेट कितने कौन कौन से होते हैं? रिसेप्टर, आयन चैनल, एंजाइम और ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर ये क्या होते हैं? जब कई आयन आपस में मिल करके जाएं, अगर आप साइकिल में जा रहे हो तो आयन चैनल है, टैक्सी में जा रहे हो तो समझ लो ट्रांसलेटर है, ठीक है ना? तो हमारी बॉडी में और रिसेप्ट, फिर उसके बाद क्या आता है? ड्रग टारगेट के बाद आता है फैक्टर। इफेक्टर हमारी बॉडी में मेनली होते हैं 3। कौन कौन से? सबसे पहले आयन चैनल, दूसरा एंजाइम, तीसरा आपका क्या होता है? बता सकता है कोई? आपके लिए होमवर्क है, लेकिन 2 तो आपके मेन रहेंगे ही। कौन कौन सा? एंजाइम और आयन चैनल। यानी ड्रग चाहे रिसेप्टर के थ्रू कुर्सी में बैठ के जाए, चाहे इनडायरेक्ट जाए, चाहे डायरेक्ट जाए, कहाँ पहुंचने वाली है? या तो वो आयन चैनल के पास पहुंचने वाली है, या फिर वो एंजाइम के पास पहुंचने वाली है, या फिर वो एक आपका रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं स्टेरॉइड रिसेप्टर। आगे पढ़ोगे आप, ठीक है ना? अब रिसेप्टर तो आपको आ गया समझ में, जहां पे ड्रग मॉलिक्यूल या कोई भी केमिकल या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? बाइंड होता है। उसको क्या बोलते हैं? ड्रग बोलते हैं। और ये क्या पहुंचाएगा? ये आपके नर्वस सिस्टम के पास बात पहुंचाएगा, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेट सिस्टम। इसी को बोलते हैं नर्वस सिस्टम। क्या करता है नर्वस सिस्टम? ये डिसीजन लेता है कि भाई साहब इसके साथ, इसको बोलते हैं नियंत्रक केंद्र। क्या बोलते हैं? नियंत्रक केंद्र, जो क्या करता है? नियंत्रण करता है, ठीक है। इसके बाद आता है फैक्टर। इफेक्टर क्या है?
जो आपकी बॉडी में जिसके थ्रू काम होना है। इफेक्टर ही तो आपके दे आर द सेल ऑर्गन डेट रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू आउटपुट, जो कमांड देते हैं, यानी यही सबसे मेन चीज होते हैं। त्वचा में रक्त वाहिकाएं, पसीने की ग्रंथियां, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। जैसे त्वचा की रक्त वाहिकाएं वगैरह याद, ब्लड वेसल्स हो गया, पसीने की ग्रंथियां हो गई यानी स्वेट ग्लैंड वगैरह, सारी क्या करते हैं, मोटार रिसेप्टर। ठीक है ना, मोटार नर्व आपको पता है ना, मोटार नर्व, तो ये आप याद रखना, मोटार मतलब जो रिस्पॉन्स देने वाली नर्व्स होती हैं। तो सबसे पहले अब इस सिस्टम को कॉन्सेप्ट वाइज समझ लो। सबसे पहले हम जो भी प्रॉब्लम्स हुई है रिसेप्टर ने ऑब्जर्व की और उसने न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू कहाँ पहुंचा दी, इंटीग्रेटेड सेंटर या फिर सेंटर नर्वस सिस्टम के पास, यानी मेन मुखिया के पास पहुंचा दिया। उसने अपना इफेक्टर नामक ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उस प्रॉब्लम को छू मंतर कर दिया, बोलो साले, और फटाक से उसको बाहर कर दिया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी, तो अपन को नहीं करना भी है लंबी। टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम मैंने बोल ही दिया, दो प्रकार के, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। Negative when the response of effector opposed to the original stimulus, यानी जो ओरिजिनल स्टिमुलस है रिस्पॉन्स कैसा जाए, उससे उल्टा जाए, known as a negative feedback. It always maintain homeostasis, restore homeostasis. यानी नेगेटिव फीडबैक यानी कोई चीज हमारी बॉडी में बढ़ गई है, जो ओरिजिनल स्टिमुलस है उससे क्या है नेगेटिव फीड, तो अपन ने क्या किया, उसको घटा दिया और होम्योस्टेसिस की कंडीशन ले आए, तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। इसके बाद आएगा आपका इसके एग्जांपल, जैसे ब्रेन कंट्रोल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होम्योस्टेसिस बाय नेगेटिव फीडबैक। अब आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जो बॉडी टेम्परेचर है उसको होम्योस्टेसिस यानी सम स्थिति में लाने के लिए कौन सा फीडबैक सिस्टम काम करता है, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए कौन सा फीडबैक सिस्टम काम करता है मेरे बाबा, कौन सा करता है, तो वो सिस्टम होता है, बोलना ससुरा कौन सा है वो, निगेटिव फीडबैक सिस्टम। हमारी बॉडी में हार्मोनल कंट्रोल हो, कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल हो, पीएच का कंट्रोल हो, सारी चीजों कौन करता है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम। जैसे कोई स्टिमुलस आया सेंसरी नर्व के थ्रू, सेंसरी नर्व ने उसको कहाँ पहुंचा दिया, कंट्रोल रूम में। कौन से रूम में पहुंचाएगा भैया, कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन पहुंच गई, उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा इफेक्टर के पास में। ठीक है ना। और जैसे आप फिर क्या हुआ, बॉडी टेम्प, जैसे बॉडी टेम्परेचर में है ना, एक्सेट 37 तक करना है, नर्व सेल इन स्किन एंड ब्रेन, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर इन ब्रेन, स्यूट ग्लैंड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है ना, इस तरह से बॉडी रेगुलेशन होता है। हम बताएं कैसा होता है, जैसे आपके ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचा, ब्रेन ने क्या हाइपोथैलेमस को बोला, हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस है किंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ने स्यूट ग्लैंड को बोला, स्यूट ग्लैंड ने पसीना छोड़ा, पसीना छोड़ा तो टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है ना, तो वही प्रोसेस है, यानी सबसे पहले समझो क्या, आपका ब्रेन सबसे पहले सेंसरी नर्व के थ्रू सेंसेशन आया। ठीक है ना, सेंसरी नर्व यानी आपके सेंसेशन या रिसेप्टर में कोई सेंसेशन पहुंचा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया है, बढ़ गया है, समझना बात को। तो उसने क्या किया, उसने सेंसरी नर्व के थ्रू ये ब्रेन के पास पहुंचाया। ब्रेन के पास में एक ब्रह्मास्त्र है जो टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, उसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू करवाना है तो उससे बोल देगा, तो टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर इसको बोलते हैं TRH TRC, उसको बोल देगा। अगर उसको नहीं बोलना तो डायरेक्ट स्यूट ग्लैंड को एक्साइटेड कर देगा, स्यूट ग्लैंड क्या निकाल देगी, पसीना निकाल देगी, पसीना निकाल देगी तो आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है ना, स्टिमुलस सेंसर कंट्रोल फैक्टर, यानी टेम्परेचर कम कैसा करना है, सबसे पहले सेंसेशन रिसेप्टर के थ्रू ब्रेन में पहुंचा,
ब्रेन ने क्या किया, हाइपोथैलेमस को आदेश दिया, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, स्यूट ग्लैंड को आदेश दिया, और स्यूट ग्लैंड ने क्या कर दिया, आपका पसीना निकाला, और पसीने से क्या हो गया, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। ठीक है, चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी और इसलिए जल्दी से चलते हैं। पॉजिटिव फीडबैक क्या था, फैक्टर एड्स ऑफ द इनिशियल स्टिमुलस इंस्टेड ऑफ द नेगेटिव स्प्रेडिंग ऑफ द प्रोसेस, दिस एम्प्लाइज द ओरिजिनल एक्शन। एग्जांपल ब्लड क्लॉटिंग, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग को होमोस्टेसिस करने के लिए कौन सा सिस्टम काम करता है, पॉजिटिव डाइजेशन, लेबर, चाइल्ड की बर्थ, ये सारी इट समटाइम ब्रेक डाउन द होमोस्टेसिस ऑफ द सिस्टम, कुछ समय होमोस्टेसिस सिस्टम को भी ये ब्रेक कर देता है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको समझना है, कोई ज्यादा कठिन तो है नहीं भैया। जैसे चाइल्ड वाला देख लो, स्ट्रेस, ठीक है ना, स्ट्रेस स्टूमुलस, बेबी मूव्स डीपर इनटू द मदर बर्थ कैनाल, चैनल नहीं समझ लेना, जो मदर्स की माँ की कैनाल है वहां पर बेबी क्या कर रहा है, मूव्स किया, सर्वेक्स ऑफ यूटरस क्या हो गई, स्ट्रेस हो गई, सर्वेक्स ऑफ यूटरस स्ट्रेस हुई तो नर्व इम्पल्स क्या हो गई, नर्व इम्पल्स ने हाइपोथैलेमस को आदेश दिया, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, सेंड द इम्पल्स टू द पोस्टियल पिट्यूटरी, मैं बोला था ना कि हाइपोथैलेमस किसका कक्का, किसका बाप, पिट्यूटरी ग्लैंड का ससुरा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या कर दिया भैया, सबसे पहले नर्व क्या हुआ, पहले पहले बेबी ने लगे लगे क्या, बर्थ मदर की जो बर्थ कैनाल है उसकी ओर मूव्स किया तो सर्वेक्स स्ट्रेच हुई, सर्वेक्स स्ट्रेच हुई तो फिर सेंसरी नर्व ने क्या किया, सेंसेशन दिया अपने बब्बा के पास, ब्रेन के पास, ब्रेन ने आदेश किया भैया हाइपोथैलेमस संभालो तुम्हारा काम आया, हाइपोथैलेमस ने कहा रुको मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ, हाइपोथैलेमस किसका बप्पा, पिट्यूटरी ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, ऑक्सीटोसिन वेयर क्या किया, हाइपोथैलेमस सेंड द इंपल्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड वेयर ऑक्सीटोसिन इज स्टोर, ऑक्सीटोसिन ने स्टोर था, पोस्ट पिट्यूटरी रिलीज, वहां से क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसे रिलीज होता है यूटेरस रिस्पॉन्ड टू ऑक्सीटोसिन बाई कॉन्ट्रैक्टेड मोर विग्रेसी, और ऑक्सीटोसिन क्या हुआ, यूटेरस ने क्या किया, बहुत तेज कॉन्ट्रैक्ट किया, और एट द बर्थ स्ट्रेचिंग ऑफ सर्वेक्स लेशन एंड द पॉजिटिव फीडबैक साइकिल इज broken, याद रखना, the birth of child will bring the process to a close, other examples of positive feedback regulation occur during मिल्क वगैरह के लिए एंड ब्लड क्लॉटिंग के लिए, इस सारी चीजों के लिए आपको मतलब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम पता चल जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है इसलिए थोड़ा सा स्लो करते हैं, या आप लोग दोबारा से पूछ लीजिए कोई दिक्कत हो तो। ये वाला सिस्टम भी होता है, जैसे डैमेज एपिथेलियल सेल्स, केमिकल सिग्नल, उसके बाद में फिर मतलब उसको सही कर देना, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम गया, तो ये सारी चीजें आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सेकेंड लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है, अगर आपको कोई डाउट है कोई भी टॉपिक में, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड में बताया है, तो आप पूछ सकते हैं, होमोस्टेसिस नहीं है, फीडबैक सिस्टम मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें आपको समझना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो